नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है भाषा के प्रकार और विशेषताएं। भाषा के 3 रूप या प्रकार हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा। मौखिक अर्थात मुख से। जब हम भाषा को सिर्फ बोलते हैं अर्थात अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए ध्वनि संकेतों के समूह का प्रयोग करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, यह मौखिक भाषा है। भाषा का मौखिक रूप मानव को सहज में ही प्राप्त होता है। हो सकता है कि कुछ बच्चे जल्दी तो कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, पर बोलने की प्रक्रिया के लिए विशेष मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। आपने तो देखा ही होगा, बच्चे तो बड़ों का बोलना सुनकर ही आसानी से नकल करके बोलना सीख जाते हैं। जब हम यह कहते हैं कि यह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि उसे बोलना तो आता है पर उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का सबसे सरल माध्यम है। कहानी, भाषण, टेलीफोन, वाद विवाद आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। लिखित भाषा। लिखित यानी लिखकर। हम जो बोलते हैं या बोलना चाहते हैं उसे लिखकर बताना ही भाषा का लिखित रूप है। लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप को निश्चितता और स्थायित्व प्रदान करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राम ने अपनी ज़मीन श्याम को बेची। राम ने श्याम से पैसे भी ले लिए और श्याम को कहा, भाई ये ज़मीन आज से तुम्हारी है। ये सारी बातें मौखिक हुई, दोनों के बीच कोई भी लिखा पढ़ी नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राम फिर से आया और उसने कहा, भाई ये ज़मीन मेरी है। तो श्याम ने कहा, नहीं ये ज़मीन तो मेरी है। लेकिन क्योंकि कोई कागजी कार्यवाही नहीं हुई थी, कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं था, तो श्याम अब इस ज़मीन पे अपना दावा नहीं कर सका। तो इससे श्याम के सारे पैसे डूब गए। तो इस उदाहरण से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मौखिक रूप को लिखित रूप कैसे निश्चितता और स्थायित्व प्रदान करता है। लिखित रूप भाषा को सुरक्षित और मानक रूप प्रदान करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इतिहास की जितनी भी चीज़ें हम आज पढ़ते हैं वो सब हमारे पूर्वजों द्वारा लिखित रूप में हमारे लिए संचित हैं। चाहे वह इतिहास हो, ज्ञान विज्ञान या हमारे सभ्यता के विकास की कहानी हो, सब हमारे पूर्वजों द्वारा उनके विकास की कहानी को ताड़पत्रों में संचित किया गया था, जिसे आज हम पढ़कर उनके विकास की कहानी को समझ रहे हैं। पत्र, पत्रिका, समाचार पत्र, तार, जीवनी संस्करण आदि लिखित भाषा के कुछ उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा। संकेतों या इशारों के द्वारा अपने विचारों और भावों को प्रकट करना ही सांकेतिक भाषा है। मूक बधिरों से बात करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कंडक्टर बस को रोकने और चलाने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। ये सभी सांकेतिक भाषा है। कुछ हद तक जानवर भी सांकेतिक भाषा को समझ जाते हैं। हम सभी ने कभी न कभी अपने पीछे आते हुए कुत्ते को रोकने के लिए हाथ उठाकर डराया जरूर होगा। हमें यह पता होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन कुत्ते को यह पता नहीं होता है। हमने सिर्फ हाथ उठाया है, हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन मारने की मुद्रा में उठा हुआ हाथ देखकर कुत्ते को समझ में आ जाता है, भाई इसका पीछा करना बेकार है, भागने में ही समझदारी है। आइए अब भाषा की विशेषताओं को समझते हैं। भाषा की पहली विशेषता, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति अर्थात वह संपत्ति जो दादा या पिता से प्राप्त होती है। तो यह जरूरी नहीं है कि जो भाषा माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों की हो वही बच्चे की भी हो। जैसे किसी बंगाली बच्चे का पालन पोषण जन्म के बाद से ही
किसी पंजाबी परिवार में हो तो उसकी भाषा पंजाबी हो जाएगी, ना कि बंगाली होगी। इससे यह पता चलता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा की दूसरी विशेषता भाषा अर्जित संपत्ति है। जैसे कि हमने पहली विशेषता में पढ़ा कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्थात इसका अर्जन या ग्रहण किया जाता है। बच्चा जिस समाज या परिवेश में रहता है वहीं की भाषा सीखता है या ग्रहण करता है। इससे यह पता चलता है कि भाषा को सीखा जा सकता है। भाषा की तीसरी विशेषता भाषा सामाजिक वस्तु है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में ही रहता है। वह भाषा भी समाज से ही सीखता है। वह जैसे समाज में रहता है उसकी भाषा का विकास भी उस समाज के अनुरूप ही होता है। आपने देखा ही होगा कि एक हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे की भाषा में हिंदी के शब्दों की प्रचुरता होती है, लेकिन वही एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे की भाषा में इंग्लिश के शब्दों की प्रचुरता होती है। चौथी विशेषता भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील अर्थात भाषा का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। पहले हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता थी, फिर मुगलों का आक्रमण हुआ। उनके आक्रमण के पश्चात हिंदी ने अरबी और फारसी के शब्दों को उर्दू के माध्यम से ग्रहण किया, जिससे भाषा में परिवर्तन आना तो स्वाभाविक ही है। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान का विस्तार होने लगा, हमारी भाषा पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। अगर हम अभी की हिंदी को देखें तो उसमें उर्दू और अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द मिल जाएंगे। अगर बोलने की पद्धति को देखें तो 60, 70 और 80 के दशक की भाषा और अभी की भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। पांचवी विशेषता प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाषा का एक क्षेत्र निश्चित होता है। यदि हम उस क्षेत्र के बाहर निकले तो भाषा में थोड़ा परिवर्तन अवश्य दिखाई देता है। जैसे आप एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में जाएं तो भाषा में परिवर्तन हो जाता है। आप महाराष्ट्र में मराठी सुनेंगे तो जैसे ही गोवा पहुंचेंगे तो वहाँ की भाषा में आपको अंग्रेजी के शब्दों की प्रचुरता मिलेगी। छठवीं विशेषता प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा के विकास का एक समय निश्चित होता है, जिसमें उस भाषा के विकास, परिवर्तन और इतिहास से संबंधित तथ्यों को जाना और समझा जा सकता है। अब हिंदी भाषा को ही ले लीजिए। आप सभी जानते हैं कि हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है, परंतु हिंदी का विकास सीधे ही संस्कृत से नहीं हो गया है। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद कहीं जाकर हिंदी का विकास हुआ है। भाषा की सातवीं विशेषता प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। अर्थात प्रत्येक भाषा का अपना एक शब्दकोश, व्याकरण, वाक्य रचना का प्रकार, अर्थात सब कुछ अलग ही होता है। जैसे कि हिंदी में 2 वचन होते हैं किंतु संस्कृत में 3 वचन होते हैं। भाषा में यह परिवर्तन उसकी विशिष्ट संरचना का ही परिणाम है। भाषा की 8वीं विशेषता भाषा लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की होती है। भाषा को लिखकर तथा बोलकर दोनों ही प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। भाषा की 9वीं विशेषता भाषा सदैव कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह कम से कम काम करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य मेहनत कम करना चाहता है, इसलिए जिन चीज़ों में ज़्यादा मेहनत लगती है उसे करने से लोग बचते हैं। यही नियम भाषा पर भी लागू होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कठिन नाम वाले व्यक्ति का नाम सरलता से ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? रामचंद्र को रामचंद्र, सत्येंद्र को सत्येंद्र, सूर्य को सूरज, अग्नि को आग। इससे भाषा के रूप में
परिवर्तन हो जाता है। भाषा की 10वीं विशेषता, भाषा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है अर्थात हर जगह व्याप्त है। आप जिस जगह पे भी जाएंगे उस जगह की भाषा अलग हो सकती है, पर भाषा हर जगह ही होती है। भाषा की 11वीं विशेषता, भाषा एक पारंपरिक वस्तु है। भाषा एक परंपरा से चली आ रही है। कोई भी व्यक्ति भाषा को पैदा नहीं करता है, परंतु परिवर्तन जरूर ला सकता है। कोई भी व्यक्ति नई भाषा को नहीं बना सकता है, उसमें नए शब्द जरूर जोड़ सकता है। इसलिए ही कभी यही नहीं कहा जाता है कि भाषा का कोई जनक है। अब आइए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का, भाषा के कितने रूप या प्रकार हैं? तो हम भाषा को लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो संकेतों का भी प्रयोग करते हैं। तो हमारी कितने प्रकार की भाषा हुई? तो इसका उत्तर होगा भाषा के 3 रूप या प्रकार हैं। प्रश्न नंबर खा, मूक बधिरों से बात करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? पहले हम इस शब्द मूक और बधिर को समझ लेते हैं। मूक अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता। अब जो बोल ही नहीं सकता, आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो ना ही वो ही बोल पाएगा और ना ही सामने वाले को कुछ समझ में आएगा, तो वो अपने हाथों का प्रयोग करेगा समझाने के लिए। और बधिर मतलब ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता। अब वो सुन ही नहीं पा रहा है तो आपकी आवाज़ कहाँ से सुनेगा? तो वो खुद भी आपको बताने के लिए हाथों का प्रयोग करेगा और आपको भी उसे कुछ अगर समझाना है तो अपने हाथों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर हम हाथों का प्रयोग अब कर रहे हैं तो उसका मतलब है हम संकेत दे रहे हैं। तो मूक बधिरों से बात करने के लिए हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? मूक बधिरों से बात करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखित भाषा के कुछ उदाहरण बताइए। उत्तर, पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, तार आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। ये सभी उदाहरण हम लिख के ही प्रयोग करते हैं, इसलिए यह लिखित कहलाती है। प्रश्न नंबर घ, वाद विवाद, भाषण, टेलीफोन आदि कौन सी भाषा के उदाहरण हैं? तो वाद विवाद, भाषण, टेलीफोन आदि इन सभी में हम सिर्फ बोलने का ही काम करते हैं, सिर्फ हमारे मुख का प्रयोग होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के कुछ लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। तो भाषा का पहला लक्षण है यह पैतृक संपत्ति नहीं है, क्योंकि हम इसका अर्जन करते हैं। हम भाषा को बोलने की कोशिश करते हैं, जिस भाषा को भी हम सीखना चाहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को बोलने की कोशिश करते हैं तो उसका अर्जन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ पे पले बड़े हैं वही हमारी भाषा हो सकता है कि किसी दूसरी भाषा में पैदा हुए बच्चे का पालन पोषण किसी अन्य भाषा वाले व्यक्ति ने किया है, तो उसकी भाषा तो सेम नहीं रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है, क्योंकि हम इसका अर्जन करते हैं। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा में नित्य नए शब्द जुड़ते ही रहते हैं, जिससे उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो भाषा परिवर्तनशील है। भाषा सामाजिक वस्तु है। हम जिस भी समाज में रहते हैं वहाँ कोई ना कोई भाषा होती ही है। तो भाषा सामाजिक वस्तु हुई। भाषा लिखित और मौखिक दोनों है। भाषा को हम लिखकर और बोलकर दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं। भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुख से बोले हुई बात का महत्व तभी होता है जब वह लिखित होती है। तो हमारा उत्तर हुआ भाषा का लिखित रूप उसके मौखिक रूप को निश्चितता और स्थायित्व प्रदान करता है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही का चिन्ह और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का, भाषा लिखित और मौखिक दोनों होती है, यह कथन सत्य है। खा, भाषा अर्जित संपत्ति नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम भाषा का
अर्जन करते हैं तो हमारा यह कथन गलत है। ग, इशारों में बात करना सांकेतिक भाषा है। इशारा मतलब संकेत देना, तो इशारों में बात करना सांकेतिक भाषा है, यह कथन हमारा सही है। घा को देख लेते हैं। लिखित रूप भाषा को निश्चितता और स्थायित्व प्रदान करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुख से बोले हुई बात का कोई महत्व नहीं होता जब तक कि वह लिखित नहीं होती। तो हमारा यह कथन लिखित रूप भाषा को निश्चितता और स्थायित्व प्रदान करता है, सही होगा। अड़ा, पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, तार आदि लिखित भाषा के उदाहरण नहीं है। इन सभी को हम लिखकर ही प्रयोग करते हैं, तो हमारे यह कथन गलत है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि है सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 1, लिखित भाषा का उदाहरण है। लिखित यानी लिखकर, तो हम क्या क्या लिखकर प्रयोग करते हैं? का, ये भी हम लिखकर प्रयोग करते हैं। खा, तार, ये भी हम लिखते हैं। गा, समाचार पत्र भी लिखित ही होता है, तो हमारा उत्तर होगा ये सभी। दूसरा प्रश्न, हाथों से इशारा करना डैश भाषा का उदाहरण है। अब हम हाथों से इशारा कर रहे हैं, सीधे ही लगा है, इशारा कर रहे हैं, तो इशारा मतलब संकेत करना। तो हमारा पहला विकल्प क्या है? का, लिखित। अब इशारा करना तो लिखना नहीं हो सकता ना। खा, मौखिक। अब इशारा करने में मुंह का प्रयोग तो होता नहीं है, और कभी होता भी है तो भाई वो लिप रीडिंग होती है, तो उसे एक्चुअली इशारा करना नहीं कह सकते। गा, सांकेतिक, तो इशारा करना मतलब संकेत देना, तो हमारा उत्तर क्या होगा? सांकेतिक। प्रश्न नंबर 3, भाषा का अर्जन डैश है। तो हम नीचे से आगे बढ़ते हैं। घा, सिर्फ बच्चों के द्वारा किया जा सकता है। क्या भाषा का अर्जन सिर्फ बच्चों के द्वारा बड़ों के द्वारा किया जा सकता है? भाषा तो बड़े भी किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। गा, सिर्फ बच्चों के द्वारा किया जा सकता है। क्या सिर्फ बच्चे ही भाषा सीखते हैं? नहीं, भाषा तो सभी सीख सकते हैं, बड़े भी और बच्चे भी। का, नहीं किया जा सकता। भाषा का अर्जन तो किया ही जाता है। आप जिस भाषा के पीछे थोड़ा मेहनत करेंगे, आप उस भाषा को आराम से सीख सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा किया जा सकता है। खा, भाषा का अर्जन किया जा सकता है। नंबर 4, भाषा के कितने प्रकार हैं? जैसा कि हमने पढ़ा ही है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो कितने प्रकार हुए? 3। तो हमारा उत्तर क्या होगा? भाषा के 3 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 5, हिंदी भाषा में कौन सी भाषा के शब्द प्रायः देखने को मिलते हैं? का, संस्कृत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी का उद्गम संस्कृत से ही हुआ है, तो संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द तत्सम रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। खा, अरबी फारसी के शब्दों को ग्रहण हिंदी ने उर्दू से किया है, अर्थात अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में होता है। गा, तकनीकी विकास के साथ साथ अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हिंदी में होने लग गया है, और अभी भी नए नए शब्द आ ही रहे हैं। घा, ये सभी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हिंदी में संस्कृत, अरबी फारसी और अंग्रेजी सभी, इन तीनों भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये सभी। प्रश्न नंबर 6, जमीन खरीदते समय लिखा पढ़ी या कागजी कार्यवाही करना कौन सी भाषा का उदाहरण है? लिखा पढ़ी या कागजी कार्यवाही अर्थात दस्तावेजों को लिखित रूप में रखना। तो हमारा पहला विकल्प क्या है? मौखिक। हम यहाँ मुंह से तो बोल नहीं रहे हैं, तो मौखिक नहीं होगा। सांकेतिक, अब हम जमीन को संकेतों से तो नहीं खरीद सकते, लिखित।
तो लिखा पढ़ी अर्थात होता है लिखना, जो लिखित भाषा का उदाहरण है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? लिखित भाषा का उदाहरण है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।